Hi everyone, I welcome you all to Wait SSB यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों का गैप के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल के बारे में। ये वाला जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में, मतलब आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए तो आपका CDS, एफकैट, NDA कोई भी एग्ज़ाम के लिए मेनली जो CDS और CAPF के टॉपिक के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग हर साल हर पेपर में, मतलब CDS का जो एक साल में 2 पेपर होता है, मतलब हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल बेसिक अपना जो पॉलिटी का नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कोई और एग्ज़ाम के लिए, तो भी ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग किस पैटर्न से ये वाला टॉपिक कवर करेंगे? हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे और साथ में PYQs दोनों एक ही क्लास में कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के लिए अलग क्लास, PYQ के लिए अलग क्लास आप लोगों को जाना ना पड़े। इससे सुविधा एक होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते कैसे। देखो, CDS मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं। मैं इधर ये वाला जो क्लास है इसमें मैंने स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन दे दिया है, साथ में जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो वाला भी पोर्शन डाल दिया है। हम लोग पहले करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्रीएम्बल। ओके, जो बढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखो, टॉपिक बहुत ही इजी है, बस थोड़ा समझने की बात है। और एक बात, देखो आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, मैक्सिमम मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं लक्ष्मीकांत को। कोई भी बुक करते हो, दैट बुक इज, कोई भी बुक हो वो बुक बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। ठीक है, आपके CDS या एफकैट के पेपर के लिए उतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर इस क्लास के थ्रू से आप अपना कवर कर रहे हो तो आपको कोई भी बुक ज़रूरत नहीं है, पहली बात। नेक्स्ट बात क्या, मैं इधर तो रफली नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा दूंगा, रफ बना के मैं पढ़ा लूँगा। आप चाहे तो मेरा वॉइस से भी आप लोग नोट बना सकते हो, या मैं मेरा जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, मैं वो वे टू SSB जो टेलीग्राम पे लिंक है इधर भेजने वाला हूँ। और अगर कोई पर्सनल भी पूछे तो मैं इधर भी वो वाला नोट्स मैं इधर भी भेज दूंगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप इधर जो स्लाइड में मैं लिखूंगा उसके ऊपर बेस करके कोई भी नोट मत बनाना, क्योंकि मैं इधर रफ में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी लिख दूंगा, या फिर कुछ चीज़ें होगा जो टाइम टू टाइम मुझे याद नहीं आएगा। तो ऐसा बस बस रिक्वेस्ट एक है कि इधर का जो मैं नोट्स बनाऊंगा, मतलब इधर जो मैं जब समझाऊंगा आप लोगों को, तब आप इधर मेरे रिटन से कोई नोट मत बनाना। मेरा वॉइस से बना लो चलेगा। मेरा मैं तो नोट्स इधर भेजने वाला हूँ, ठीक है, इधर वे टू SSB चैनल में इधर आप लोग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। अब देखो, इंडिया, अब फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिलने वाला था अभी, ठीक है। तो तब जो टॉप लीडर्स थे, ठीक है, उन लोगों को लगा क्या, जो टॉप इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे कंट्री के, उन लोगों को लगा कि देखो भाई, अब हम लोगों को तो फ्रीडम मिल जाएगा, अब हम लोगों को चाहिए क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन। अब अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि एक, ये एक रूल बुक की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर आधार होकर हम फ्री इंडिया को रूल कर सकते हैं। ठीक है, अब उतने दिन तो हम लोग थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस नहीं, उतने दिन हम तो थे ब्रिटिश लोगों के अंदर। वी वर नॉट फ्री एट दैट टाइम। सो आफ्टर द फ्रीडम वी मस्ट सेट सम रूल, ओके, जिसके आधार पर हम लोग कंट्री को चला सकें, एक अच्छा डेमोक्रेसी को चला सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को चाहिए था। तो इसका डिमांड जो था, ये पहले कब आया? देखो, 1934 में, इन द ईयर 1934 एक डिलीजेंट था जिसका नाम था क्या, MN राय, जिसका नाम था MN राय। उस उन्होंने बोला क्या कि देखो भाई, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद 1935 में उनके बात से सहमति करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला क्या क्या, कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब देखो भाई, ये MN राय उस समय का बहुत बड़ा एक फेस था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो बोलने का कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये दो
मेजर मेजर फेस ने बोल दिया कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब बात हुआ कि ये वाला टॉपिक को तो अब सोचना पड़ेगा। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ही 1938 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्या, यस हम लोग को इंडिया मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समझो बात को कि ये जो टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुद्दा था उसमें ज़्यादा वेट अब बढ़ चुका है, क्योंकि जो टॉप टॉप लीडर है उन लोगों ने बोल दिया, टॉप टॉप जो फेस है उन लोगों ने बोल दिया कि इंडिया मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब डिमांड किसके सामने करेगा? डिमांड तो करेगा किसके सामने? ब्रिटिश लोगों के सामने। ब्रिटिश लोगों ने ये जो डिमांड था इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर 1940 में उन लोगों ने दिया क्या? ऑगस्ट ऑफर। मतलब ये जो डिमांड था, ये डिमांड को ऑगस्ट ऑफर के रूप में उन लोगों ने पेश किया। ठीक है, मतलब इस डिमांड का नाम है ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन इट। उसके बाद क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स आया। क्रिप्स इंडिया में आया। ठीक है, क्यों आया? टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए इंडिया आया। कब आया? इन 1942। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन इंडिया में आया। क्यों? वाई क्रिप्स मिशन इंडिया में आया? टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझो इस बात को। क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आया ड्राफ्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन को, तब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना भी देंगे, बट द आयरनी इज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू होगा वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो खत्म होने के बाद। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि वर्ल्ड वॉर जो 2 है उनके बाद आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया? मतलब जो ये क्रिप्स मिशन का जो ये वाला प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया ना? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। अब क्यों क्यों रिजेक्ट किया? रिजेक्ट का तो एक रीजन देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने बोला कि उन लोगों को 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए 2 ऑटोनोमस स्टेट के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला क्रिप्स मुस्लिम लीग का ये डिमांड था कि उन लोगों को भाई 2 सेपरेट सेपरेट उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, अब ये वाला मुद्दा जब चल रहा था तब आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन का सुन लो बात। कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया, कैबिनेट मिशन इंडिया आने के बाद कैबिनेट मिशन पहले ही ये वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो आइडिया था वो वाला आइडिया को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रुक जाओ। ओके, सो व्हाट हैपेंड, कैबिनेट मिशन ने ये वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, सो क्या हुआ? मुस्लिम लीग का जो ये 2 डिफरेंट स्टेट वाला फॉर्मूला था, इन लोग इसको रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन, जो ठीक क्रिप्स मिशन के बाद ही इंडिया आया था। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन ने बोला क्या? कैबिनेट मिशन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कैसे भी करके वो मुस्लिम लीग को मना लिया। ठीक है, मतलब अब समझो, अब आया, मतलब जो क्रिप्स मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन के बाद आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग का ये वाला जो आइडिया था, मुस्लिम लीग का ये वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ये वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, मतलब 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, बट ये किसी भी तरह का मुस्लिम लीग को पटा लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? इस डिसीजन के बाद शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने का शुरुआत। मतलब थ्रू आप लोग ये बात कर सकते हो कि कैबिनेट मिशन के थ्रू से ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का शुरुआत हुआ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके वजह से बना था ना? कैबिनेट मिशन के वजह से। क्लियर? ओके, सो इधर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, अभी इधर से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक थोड़ा और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बनना हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब इधर से लेके कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन चुका है इसको लेके कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये स्टैटिक्स मतलब जो नॉर्मल 1 लाइनर वाला क्वेश्चन है ऐसे भी आएगा, और पूछ लो आप तो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, और एक बात, पिछले वाला जो वीडियो था और ये वाला जो वीडियो है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया। द रीज़न इज़ माई AFSB एंड SSB। ठीक है, सो दोनों बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर था।
तो इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन और वो एसएसबी एफएसबी के लिए, ऑल्दो मैं दोनों में ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, ठीक है, तो अभी ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ अभी, नहीं और लेट नहीं होगा, ये पॉलिटी के बाद ही हम लोग कोई और दूसरा टॉपिक करेंगे। आई थिंक हम लोग पॉलिटी के बाद वो जो परसेंटेज का ये था वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक इंग्लिश का क्लास हम लोग कर लेंगे। तो मेरा एम ये रहेगा कि सी डी एस जो 2 आप लोगों का एग्ज़ाम है, सी डी एस 2, उसके पहले पूरा का पूरा टॉपिक एक बार कंप्लीट करा देंगे, फिर सी डी एस 2 2023 इसके होने के 1 या 2 हफ्ते पहले हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, पूरा का पूरा पॉलिटी का टॉपिक या पूरा का पूरा हिस्ट्री का टॉपिक, पूरा का पूरा जियोग्राफी का टॉपिक हम लोग एक क्लास में करेंगे। ओके, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे रिविजन्स भी हम लोग पीवाईक्यू और कुछ एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे। बाकी लेट्स सी। ओके, सो बैक टू द क्लास। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1946, ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था 1946 में ये हो गया बन के तैयार, 1946 के नवंबर में, ठीक है, 1946 के नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना हो गया खत्म, मतलब हो गया, बन गया। उसके बाद एक बात और डिटेल में समझो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसका टोटल स्ट्रेंथ था कितना, 389, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल स्ट्रेंथ था 389। अब ये जो टोटल स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ को कर दिया डिवाइड। देखो डिवाइड करना भी लॉजिकल था, अब लोग मतलब ज़्यादा डिबेट विबेट नहीं होना चाहिए, बट इसका भी होना लॉजिकल था। क्यों, देखो 296 जो सीट्स था, ये 296 सीट्स किसको मिला, ब्रिटिश इंडिया को, और बाकी जो 93 सीट्स था इसको, ये किसको मिला, प्रिंसली स्टेट को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को मिला ये 93 स्टेट्स, और ब्रिटिश प्रोविंसेस जो था, ब्रिटिश प्रोविंसेस के सीट्स को मिला कितना, 296 सीट्स, 296 सीट्स। इसके बाद देख लो, इसके बाद ये जो 296 सीट था, इसमें से 4 सीट्स, 296 में से जो 4 सीट्स था, ये 4 सीट्स मिल गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर, ठीक है, 4 सीट्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर मिल गया 4 सीट्स। अब ये कौन कौन से चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ये थोड़ा नोट करने का मामला है। देखो इसमें से एक था अजमेर, ठीक है, अजमेर था एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर एक सीट। उसके अंदर सेकंड जो सीट था वो था बालूचिस्तान, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं ऐसे भी हवाबाजी करके नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरा पीवाईक्यू के उठा के एक अच्छा नोट्स बना के फिर पढ़ा रहा हूँ। अब सी मतलब 3 नंबर का जो ये है वो कुर्ग, और 4 नंबर का जो सीट है वो मिलेगा किसको, दिल्ली को, ठीक है। तो देख लो भाई, ये 1946 के नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के हो गया तैयार, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल सीट था कितना, 389, आउट ऑफ विच 296 वेर गिवन टू ब्रिटिश प्रोविंशन एंड 93 सीट्स वेर गिवन टू किसको, जो प्रिंसली स्टेट्स था उनको, ओके। अब ये जो 296 सीट्स था, ये 296 के अंदर 292 सीट्स तो नॉर्मल ब्रिटिश प्रोविंशन के अंदर ही था, और बाकी जो 4 सीट्स था वो उसको मिल गया किसको, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंशंस थे उनको मिल गया ये 4 सीट्स, और वो चीफ कमिश्नर प्रोविंशन कौन सा था, अजमेर, बालूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ठीक है। अब देखो ये सीट्स जो है, मतलब ये जो टोटल सीट्स है, ये टोटल सीट्स को कैसे उन लोगों ने डिसाइड किया, इजी था बहुत, आज के तरह ही कुछ कुछ जो रूल बुक था उनको उन लोगों का ऐसे ही डिसाइड किया। हर 10 लाख जो पॉपुलेशन था, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए उनको मिला एक सीट, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए उनको मिला कितना सीट, एक सीट, ओके। जो सीट्स था इसको, मतलब टोटल जो सीट्स था, ये टोटल सीट्स को हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने क्या किया, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थे, ठीक है, 3 प्रिंसिपल, मतलब आज के टाइम में जब होता है ना आपका जनरल ओबीसी ऐसा, तब उन लोगों के टाइम पे 3 जो प्रिंसिपल कम्युनिटीज था उनमें डिवाइड कर दिया, किनको किनको, एक था मुस्लिम, ठीक है, एक था सिख, और एक था क्या, जनरल, ठीक है। समझो, अब मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। देखो 1946 में हुआ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार, जिसका टोटल स्ट्रेंथ था 389।
अब ये सीट्स कैसे डिसाइड हुआ, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक सीट अलॉट किया गया, ठीक है। अब 296 जो सीट्स था, ये 296 सीट्स दे दिया किसको, ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर, और 93 सीट्स मिला किसको, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली जो स्टेट्स था उनके अंदर। ये 389 को डिवाइड हो गया। अब जो ब्रिटिश प्रोविंशन के सीट्स था, ये 296 में 4 सीट्स था किसको मिला, 4 सीट्स मिला चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, ठीक है, जिसमें था अजमेर, बालूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। आप ABCD करके याद कर सकते हो। बाकी टोटल जो सीट्स था, मतलब टोटल जो सीट्स था, ये टोटल सीट्स को 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे जब होता है ना आपका जनरल, OBC, SC, ST, ऐसे उस टाइम पे मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच में ये वाला जो टोटल सीट्स था इनको डिवाइड कर दिया गया। एक बात और समझ लो, द रिप्रेजेंटर वर इलेक्टेड बाय वोटिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। कहाँ का, ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस का, इनका जो रिप्रेजेंटर था उसको सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के थ्रू वोटिंग करके चुना गया था। मतलब ये 296 मेंबर्स को, ठीक है। अदर जितना भी सीट्स था, इनका जो रिप्रेजेंटर था, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस के जितना भी रिप्रेजेंटर था, सबको चुना गया वोटिंग मेथड से। मतलब सब कोई इलेक्ट होके आया था, समझो। ब्रिटिश प्रोविंसेस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इन सबको चुना गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मदद से, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मदद से। और इधर जो प्रिंसली स्टेट का जो कैंडिडेट था, मतलब प्रिंसली स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव था, उन लोगों को कैसे चुना गया ना, उन लोगों का जो हेड था, वो उन लोगों को चुना, ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट्स का जो जितना भी हेड था वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, मतलब उन लोगों को नॉमिनेट किया, ठीक है, मतलब उन लोगों को नॉमिनेट किया, समझो। मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो सीट्स था वो सब आए थे इलेक्ट होकर, और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जितना भी सीट्स था वो सब आए नॉमिनेट होकर, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इट इज पार्टली इलेक्टेड, ठीक है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेट, समझे। इज इट क्लियर? ओके, देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत था, देखो एक क्वेश्चन था, अमंग दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज नॉट चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इधर जितने भी क्वेश्चन है ये सारे का सारा PYQ है। ये शायद इसका PYQ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये PYQ, अच्छा ये एक स्टेट बोर्ड का PYQ है, ठीक है। मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ये हुआ था, एग्जाम हुआ था। ये वेस्ट बंगाल का है शायद, WBCS उसका नाम है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इसका है एग्जाम, मतलब जो एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है ऐसा। तो देखो क्वेश्चन का पढ़ लो, अमंग दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज नॉट, पूछा गया नॉट चीफ इलेक्ट कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस के अंदर ये इसमें कौन सा नहीं आता। देखो मैं आपको, आप लोगों को कैसे याद करवाया, A फॉर अजमेर, B फॉर बालूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ये 4 ही था चीफ इलेक्शन प्रोविंसेस के अंदर। याद कर लो 296 टोटल सीट्स था, इसमें से 292 और +4 डिवाइड हो गया। ये +4 किसका था, +4 था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें से 4 सीट्स था किसका, अजमेर, बालूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। सो योर राइट आंसर विल बी कोलकाता, नॉट पूछा है, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग जो अभी तक पढ़े इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है, कंसीडर द, कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली वाज, कैसा था कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। ये भी PYQ है आपका, ये PYQ है आपका SSC का एग्जाम का, ठीक है। ये PYQ है SSC का एग्जाम का। मैंने SSC का भी एग्जाम का, पता है हम लोग CDS इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, बट ये SSC का भी लेके चलता है यार सब कुछ, सब किसी को, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉमिनेटेड बॉडी, इलेक्टेड बॉडी, पार्शियलिटी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बॉडी, और नन ऑफ द याद करो, जो प्रिंसली स्टेट का एग्जीक्यूटिव था, जो प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था, उन लोगों को किसने चूज किया था, उन लोगों का हेड में, मतलब उन लोगों का हेड में क्या किया था, नॉमिनेट किया था, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो सीट्स था, ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर
वो लोग कैसे आए थे, इलेक्ट होकर आए थे, ठीक है। उन लोगों ने सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से अपने आप को चुना, मतलब अपने आप को नहीं, जनता ने उनको चुना, ठीक है। मतलब इलेक्ट हुआ और नॉमिनेट भी हुआ, असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी थे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बॉडी। सो सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे नोट डाउन करते चलना, ओके 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 ओके। अच्छा, और एक बात, मैं हैंड रिटन नोट्स में इधर भेजने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ, ठीक है, इस टॉपिक में या आगे का कोई टॉपिक में कुछ भी डाउट हुआ, या पिछले वाले जो टॉपिक हम लोग किए थे कोई भी डाउट हुआ, तो यू गाइस जस्ट कैन आस्क मी वेयर, हेयर, ओके। आप लोग इधर मुझसे पूछ सकते हो। और मैं इधर के अलावा कहीं और प्रेजेंट या किसी और सोशल मीडिया साइट पे मैं एक्टिव हूँ नहीं, इंस्टाग्राम कहीं पे भी नहीं, ठीक है। ओके, सो चलो फिर, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बना दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गया हम लोगों का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनने के बाद जो तैयार हुआ, उन लोगों ने अपना फर्स्ट मीटिंग किया कब, 1946 के दिसंबर में, ठीक है। इधर कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, डेट था दिसंबर 9, ठीक है। 1946 के दिसंबर 9 में इन लोगों ने अपना फर्स्ट मीटिंग को हेल्ड किया। अब इस टाइम पे मुस्लिम लीग ने ये वाला मीटिंग को कर दिया बॉयकॉट, ठीक है। तो जब सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर उस मीटिंग को अटेंड किया, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, तो 211 मेंबर ने सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड किया। अब मीटिंग तो हुआ, अब लाइक ऑल द मीटिंग नाउअडेज, उस समय भी उन लोगों ने एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुना। अब उस टाइम पे जो टोटल जितना भी मेंबर थे, उन लोगों से सबसे सीनियर मोस्ट था सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उसका, एससी सिन्हा। इन लोगों को इसको सिलेक्ट किया किस पोस्ट पे, एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट, एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा जी को उन लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट चूज किया गया, ठीक है। इसको राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ प्रेसिडेंट चूज किया गया, ठीक है। सॉरी यार, मेरा ये जो पेन है कभी कभी डिस्टर्ब कर दे रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, प्रेसिडेंट के रूप में बैठ गया। और कुछ नाम है जैसे कि एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ओके, दे बोथ आर सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी टाइम पे याद रखना ये वाला चीज, इसी टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, ठीक है। इसी टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया, कौन लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा गया यार, एफ कैट में तो मतलब बहुत साल में पूछा गया। एफ कैट में शायद 2021 में भी ये पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया। और आप अगर एनडीए के एक पेपर में उठा लो, एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये बहुत पहले आया था, ये शायद 2014 या 15 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन से साल में पास हुआ गया, तो वो भी जान लो 1946 में। ऐसे बाकी मैंने सीडीएस में कभी ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1946 में आ भी सकता है, ठीक है। मतलब ना आने का कोई ऐसा ये नहीं है कि आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये स्टेटमेंट के अंदर में भी पूछ लेगा कि 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें दे देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1947, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, ओके। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या 2-3 स्टेटमेंट एक साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, इन लोगों ने अपना फर्स्ट मीटिंग अरेंज किया कब, 1946 में, और डेट को किया था दिसंबर 9, ठीक है। अब जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बॉयकॉट। ये जो मीटिंग था, इन मीटिंग को कर दिया मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट।
तो बॉयकॉट करने से क्या हुआ, सिर्फ 211 मेंबर ने अटेंड किया ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग, ठीक है। अच्छा, और एक बात, जो प्रिंसली स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ठीक है। जो मीटिंग था इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट ही कर दिया था इसको, पूरा चीज को, ठीक है, मतलब पूरा मीटिंग को। उसके बाद जब मीटिंग अरेंज हुआ, तब जो सचिदानंद सिन्हा था, सचिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट, मतलब एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद मतलब साथ में ही H.C. मुखर्जी एंड बी डी कृष्णमाचारी दोनों को एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। 1946 में ही एक और चीज हुआ, एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके आधार पर ही बाद में प्रियम्बल बनने वाला था, मतलब प्रियम्बल बन चुका है इसके आधार पर ही, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर। किसने दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पास किया था? 1946 में पास किया था। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन मकसद क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन मकसद था टू बिल्ड अप कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था मेन मकसद इसका। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कई और प्रॉब्लम था जिन लोगों को ये टैकल करने वाले थे, मतलब रिलेटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो क्या हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को सेट किया गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को सेट किया गया टू डील अप विथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार हो गया, इसका मीटिंग वीटिंग सब हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या किया? सम कमिटीज को तैयार किया। अब ऐसे ही एक कमिटी था, क्या? ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम क्या था? देखो मैं इधर लिख के समझा दे रहा हूँ, प्लेस होगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा देखो इधर ही कर लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तैयार किया किसको? एक ड्राफ्टिंग कमेटी को, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी को इन लोगों ने सेट किया। इसका मेन काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों का मेन काम था। अब एज यूजुअल सबको पता है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो बना किस? कौन? बी आर अम्बेडकर सर, ठीक है। देखो ये जो कमिटी है, ये कमिटी इज बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी और एयरफोर्स बोर्ड, ठीक है, या फिर मतलब लगभग हर बोर्ड का ही, स्टेट जो पीएससी होता है, मतलब वेस्ट बंगाल का जो पीएससी होता है, इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट कमिटी है ये। क्यों? क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इस कमिटी में टोटल 7 मेंबर था, ठीक है, जिसमें से चेयरमैन था अम्बेडकर। अब इधर से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है पता है? 4 नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इधर इनमें से कौन सा इस कमेटी का हिस्सेदार है नहीं, ठीक है, नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो अम्बेडकर साहब जो थे वो था आप लोगों का चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद एक अय्यंगार साहब करके थे, अय्यंगार साहब करके थे, ठीक है, और एक अय्यर साहब करके थे, ठीक है, और उसके बाद था के मुंशी जी, ठीक है। के मुंशी के बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, मतलब पॉलिटी के अंदर ही। उसके बाद एक सादुल्ला जी करके था, ठीक है, हाँ माधव राव जी करके, ठीक है, माधव राव जी करके। डोंट वरी कि इधर से समझ में नहीं आ रहा, मैं नोट्स इधर भेजने वाला हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, अब एक इनको रिप्लेस, माधव राव जो थे, माधव राव रिप्लेस कर दिया एक बीएल मिट्टर करके एक साहब थे, बीएल मिट्टर को रिप्लेस कर दिया माधव राव जी। ऐसा ही सेम केस था, एक 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 हम लोग का ये था टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, इस इन्होंने सेम ही रिप्लेस कर दिया, खैतान जी करके थे, ठीक है, उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ओके, सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ज़्यादा कमिटी, बहुत सारे कमिटी, कुछ मेजर कमिटीज थे, कुछ माइनर कमिटीज थे, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम से डील कर सके। ऐसा ही एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, जिसका नाम था क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, ठीक है। तो इस कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है, और इस कमेटी में थे एक अयंगर साहब, अय्यर साहब, के मुंशी साहब, सादुल्ला जी, एम एन राव जो रिप्लेस किया बी एल मित्तर को, एक था टी टी कृष्णमाचारी जो रिप्लेस किया खैतान जी को, ठीक है।
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अब समझो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया। देखो इधर क्या पता है, एक कोई भी एग्जाम में ये तीन वर्ड के अंदर आप लोगों को खेलेगा, एक है अडॉप्ट, ठीक है, एक है पास्ट, ठीक है, एक है इनैक्ट, ठीक है, ये तीन वर्ड लेके आप लोगों को खेलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। कोई एग्जाम में पूछेगा कि कब अडॉप्ट किया गया, कोई एग्जाम में पूछेगा कि कब पास्ट हुआ, कोई एग्जाम में पूछेगा कि कब इनैक्ट हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये जो हुआ था, ये हुआ कब, नवंबर 26 को, नवंबर 26 और 1949, ठीक है। समझो, कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, इनैक्ट हुआ इस डेट के अंदर, मतलब पास्ट हुआ, पास्ट हुआ को ही हम लोग बोलते हैं अडॉप्ट हुआ, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये हुआ नवंबर 26 1949 को। बट कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ कब, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन दिस एंड केम इनटू फोर्स इन, कब हुआ था ना, जनवरी 26 को, ठीक है, कब हुआ था, जनवरी 26 को, ऑन द ईयर ऑफ 1950, ठीक है। इधर पूछ लेगा। अब आप लोग पूछोगे कि ये जनवरी 26 को ही क्यों हुआ। देखो 1926 1930 में जो जनवरी के 26 डेट था, इधर एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज हुआ था कि इधर पूर्ण स्वराज सेलिब्रेटेड हुआ था लाहौर सेशन के अंदर, ठीक है। तो लाहौर का जो रवि रिवर था, उसका बैंक में 1930 में जो फ्लैग था वो होस्ट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये दिन चुना गया कि जनवरी 26 को ही हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पास करेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पता है एक सिंबल चुना गया, किसको, एलिफेंट को एज ए सिंबल चुना गया, मतलब जो सिंबल होता है ना नॉर्मल, ऐसा सिंबल चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब हम लोग थोड़ा स्टैटिक वाला पोर्शन जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 11 मीटिंग अपने अंदर किया था, ठीक है, टोटल 11 मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आपका टाइम लगा था 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है। ये जो था, ये आप लोगों का पूरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। दो तीन चीज हम लोग स्टैटिक्स में और कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हम लोग अभी करने वाला भी है, जो भी स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, ये सीडीएस के लिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग का एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो नेशनल फ्लैग था हम लोगों का, ठीक है, नेशनल फ्लैग जो था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कब, जुलाई 22 में, ऑन द ईयर 1947, ठीक है। जो नेशनल एंथम था, सुन लो, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में बहुत ज्यादा फर्क है। नेशनल जो एंथम था वो जनवरी 24 में अडॉप्ट किया गया, ऑन द ईयर 1950, ठीक है। और जो नेशनल सॉन्ग था वो भी इसी डेट पे ही अडॉप्ट किया, बट दोनों में अंतर है, ओके। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इसी दिन पे चयन हुआ था एज अ प्रेसिडेंट, ओके। तो कुछ और कमिटीज हैं, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ऐसा कुछ कमिटीज है। जो भी जो कमिटीज था उधर, तो आप लोग उधर थोड़ा पढ़ लेना, नहीं तो मैं इधर नोट मोट भेज दूंगा, तो उधर से पढ़ लेना। अभी इधर क्लास लंबा करके कुछ ऐसा फायदा है नहीं। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में फोकस करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। इधर एक क्वेश्चन था, देखो, which of the following was not a member of drafting committee, सीडीएस में क्वेश्चन आया था, सीडीएस का पीवाईक्यू है, ठीक है। बोला गया कि इसमें से कौन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है, कौन है। मैंने अभी इधर ही पढ़ाया था आप लोगों को, देखो ऊपर ही पढ़ाया था, ये उधर था, इधर देखो, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, के मुंशी शादुल्ला, माधवराव, ये सब प्रमुख प्रमुख व्यक्ति वर्ग था उधर। तो किसका नाम नहीं है इस लिस्ट में, इजी टू फाइंड आउट, ठीक है। पंडित नेहरू जी नहीं थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी में वो उसका मेंबर नहीं थे।
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कह रहा था ना, ये भी पीवाईक्यू है, बट ये एसएससी का कोई एग्जाम का पीवाईक्यू है शायद। ठीक है, इसमें पूछा गया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इनएक्टेड नहीं, फोर्स में कब आया था। देखो फोर्स में आया था जनवरी 26 में। ठीक है, और पास्ट कब हुआ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट हुआ कब, नवंबर 26 1949 को। ठीक है, चलो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय पंडित नेहरू ऑन द ईयर 1946। 1946 में ये रेजोल्यूशन पास किया। और हम क्या पढ़े नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी कब बोला था कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, वो बोला था 1938 में। ठीक है, चलो ओके, तो देखो पूरा का पूरा जो आप लोगों का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था ये हो चुका है इधर खत्म। क्वेश्चन और भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आप नोट्स जब मैं इधर भेजने वाला हूँ, इधर जो मैं नोट्स भेज दूंगा उधर से आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम लोग और क्लास करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज का, अभी तो ये कॉन्सेप्ट का क्लास था इसलिए इसको थोड़ा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाया। ओके, देखो अब जो ये फर्स्ट प्रियम्बल, अब देखो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग फीचर्स है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेंदीएस्ट है, किसी का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, किसी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। हम लोग करेंगे एक क्लास में, हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब इससे भी क्वेश्चन आता है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं बट क्वेश्चन आ जाता है इधर से। ओके, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट जिन्होंने प्रियम्बल का आइडिया को लागू किया। ठीक है, हम लोगों ने भी प्रियम्बल का आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग कह सकते हो क्या, इंडेक्स। ठीक है, इस प्रियम्बल को आप लोग बोल सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स। ठीक है, देखो कोई भी आप पॉलिटी में कोई भी टॉपिक कर लोगे, ये सब टॉपिक का भी कभी ना कभी क्रिटिसाइज हो चुका है। ठीक है, मतलब कोई इस टॉपिक को कुछ बुरा भला किसी ने अच्छा कोई ना कोई स्टेटमेंट दे चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही प्रियम्बल के ऊपर भी एक स्टेटमेंट था, प्रियम्बल को बोला गया क्या, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, प्रियम्बल को बोला गया क्या, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड बोला गया। अब बात यह है कि इसको कौन बोला। ठीक है, इनको बोला N.A. पालकी वाला ने, ये एक जूरिस्ट था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बोला कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको किसने बोला, N.A. पालकी वाला ने। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हर बुक में जो एक होता है ना इंडेक्स, इंडेक्स नहीं थोड़ा इंट्रोडक्शन का टाइप एक एक रहता है ना सामने हर बुक में, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये है आइडेंटिटी कार्ड, मतलब प्रियम्बल। इसको हम लोगों ने किधर से अडॉप्ट किया, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ये आइडिया को। बट ये जो प्रियम्बल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लगभग हर टॉपिक की तरह ये टॉपिक भी अमेंड किया जा चुका है। ठीक है, बट ये ओनली एक बार अमेंड किया गया है। ओके, कब, बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बाय 42nd अमेंडमेंट में ये अमेंड किया गया। अब ये वाला अमेंड बन चुका है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल के व्यू से भी और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन टोटल पॉलिटी के व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट। ओके, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, या क्यों, मतलब कौन से अमेंडमेंट इसमें हो चुका है। अब हम लोग प्रियम्बल के व्यू से ही पढ़ेंगे। प्रियम्बल में 3 वर्ड है, मतलब और भी वर्ड है बट 3 वर्ड है जो इस अमेंडमेंट के अंदर में ऐड किया गया है। लाइक एक वर्ड है सोशलिस्ट। ठीक है, एक वर्ड है सोशलिस्ट, एक वर्ड है क्या, सिक्यूलर।
ठीक है, एंड एक और वर्ड है इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड को इस अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आता है कि इधर कौन सा वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जिसमें से ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये पहले से ही प्रियम्बल में नहीं था। इसको हम लोगों ने अडेप्ट किया बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बाय 42nd अमेंडमेंट हम लोगों ने ये तीन वर्ड को अडॉप्ट कर लिया। अब देखो, तीन केस है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इधर इससे रिलेटेड है, प्रियम्बल से रिलेटेड है। एक केस है बेरूबेरी केस। ठीक है, एक केस है बेरूबेरी केस। बेरूबेरी केस में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेरूबेरी केस में बोला गया क्या कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आया एक और केस 1973 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे तब तक ये केस आप लोगों को याद रहेगा, तब तक ये केस के बारे में आप लोग पढ़ते रहेंगे। दैट इज द केशवानंद भारती केस। ओके, इसने क्या बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो 1973 में आया क्या, 1973 में आया आपका केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद केस, इसमें बोला कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक और केस आया, उसका नाम था LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया का जो एक केस था, LIC ऑफ इंडिया केस में बोला गया कि जो प्रियम्बल है ये सिर्फ पार्ट ही नहीं है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब क्या, बंगाली में इसको बोलते हैं अभिच्छिन्न। ठीक है, मतलब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ओके, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी लेके जाओ तो प्रियम्बल को ही लेके जाना पड़ेगा, प्रियम्बल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ऐसा बोला गया LIC ऑफ इंडिया के केस के आधार पर। ओके, ये था टोटल कुछ आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, मैं प्रियम्बल से एक यूट्यूब में जो मैं समझा सकता था, यही था प्रियम्बल में और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले रहे हैं। ओके, बाकी जो है हम लोग बैच में भी ये प्रियम्बल तो कर चुका है, बट यूट्यूब में जितना हो सकता है मैंने उतना कवर कर दिया है। ओके, देखो, इन which केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पार्ट है, कौन सा केस में, केशवानंद भारती में। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया कि इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेरी केस में बोला गया कि ये तो है ही नहीं भाई, ये पार्ट है ही नहीं। देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपका CDS और NDA में, बहुत ज्यादा आता है CDS NDA में, ये ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत आता है। देखो क्या बोला है कि which of the following is correct regarding the preamble of the constitution। पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, द preamble by itself is not enforceable in any court of law। मतलब बोला गया है कि आप सिर्फ preamble के आधार पे कोर्ट में कोई भी केस नहीं लड़ सकते। ओके, कोई भी केस नहीं लड़ सकते सिर्फ preamble के आधार में। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि द preamble states the objectives which the constitution seeks to establish and promote। okay, preamble states the objective which the constitution seeks to establish and promote। मतलब preamble ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया है जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश या कॉन्स्टिट्यूशन के काम कार ये सब होता रहता है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन अपना ऑथोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहाँ से लाएगा, पीपल के आधार पर। अगर पीपल्स ही नहीं रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रहेगा भाई। तो तीनों बात सच सच है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। ये PYQ है भाई।